तो लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के जो दोनों कंसेप्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन में जो वेरियस साइकिल चलते हैं, चाहे वो C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, C2 साइकिल है, कैम साइकिल है, तो वो सारे हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। तो फोटोसिंथेसिस में सिर्फ एक टॉपिक बचता है आज हमारे पास जो लास्ट है, फिर जो आपका जो टॉपिक ओवर हो जाएगा, दैट इज वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लाइट भी जरूरी है तो वो भी इफेक्ट करेगी, टेम्परेचर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जहाँ पे इफेक्ट करती है। तो ये 4-5 मेन बेसिक फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम एक एक करके हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है उसको अफेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर से। तो वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी। तो फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वाटर। तो वाटर बच्चे पहला फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। आपको पता ही एज ए रिएक्टेंट के तौर पर रिएक्ट करता है CO2 प्लस वाटर। तो CO2 प्लस वाटर मिलके ही C6H12O6 फूड बनता है और ऑक्सीजन पैदा होती है। तो वाटर यहाँ पे एज ए एक तरीके से आप कह सकते हो कि एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे भी काम करता है। और ज्यादातर लाइट रिएक्शन में जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो वाटर है वो एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी काम करता है। तो इसलिए वाटर तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। ये लाइट रिएक्शन में भी अपना रोल प्ले कर रहा है, ये डार्क रिएक्शन में भी अपना जो रोल है वो प्ले करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पानी जो है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दोनों जो स्टेप हैं, लाइट रिएक्शन एज वेल एज डार्क रिएक्शन, वहाँ पे जो रोल प्ले करता है। और वाटर तो आपको पता ही है प्लांट सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सारे जो फंक्शन हैं प्लांट के वो वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी सेल के। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं उस पर नहीं जाने वाला क्योंकि तो बड़ी जनरल सी बातें हैं जो आपको पता ही है कि वाटर जो है वो किस तरीके से प्लांट की फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। हम जहाँ पे बात करने वाले हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ट्रांसपीरेशन रेशियो। कि ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन रेशियो। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन रेशियो किसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो ट्रांसपीरेशन रेशियो बेसिकली कहा जाता है बच्चे कि जब हमें पता है कि जब कोई लीफ है तो किसी भी लीफ अगर ये स्टोमेटा खोलेगा, अगर इस लीफ का स्टोमेटा ओपन होगा तो फिर ही CO2 अंदर आएगी। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज कट रही है बच्चों। यस सर, किसी टाइम अच्छा से आ रहा है, किसी टाइम वो। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे कि वो वाटर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो आपको पता है वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन रेशियो को हम कैसे निकालते हैं कि जब हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होगी दिन में, तो जब डे टाइम होगा तो डे टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होगा तो CO2 तो अंदर आएगी, लेकिन जो वाटर है वो भी तो वेपर की फॉर्म में बाहर जाएगा ना। तो वाटर भी तो वेपर की फॉर्म में बाहर जाएगा, मतलब ट्रांसपीरेशन होगी ना जहाँ पे। ठीक है, जब दिन आ गया स्टोमेटा ओपन हो गई, जब स्टोमेटा ओपन हो गया तो CO2 बाहर जाएगी, अंदर आएगी सॉरी। और लेकिन वाटर जो है, जो ट्रांसपीरेशन है वो भी तो चलेगी ना। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो स्टोमेटा खोलता है, लेकिन जब स्टोमेटा खुलता है तो ठीक है फोटोसिंथेसिस तो हो जाएगी, लेकिन साथ में ट्रांसपीरेशन भी तो चलेगी। तो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन रेशियो। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि 1 ग्राम शुगर बनाने के लिए अगर कोई प्लांट है, अगर वो 1 ग्राम शुगर बनाना चाहता है तो उसमें कितना वाटर लॉस हो गया, बेसिकली उसकी रेशियो है। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ शुगर। हमें पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर आएगी तो शुगर बनेगी। तो 1 ग्राम शुगर बनाने के लिए
इतना वाटर जो है वो लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन रेशियो। तो मुझे आप ये बताइए कि ट्रांसपीरेशन रेशियो कौन से प्लांट की ज्यादा होगी, C3 प्लांट की या C4 प्लांट की या फिर कैन प्लांट की? हाँ जी, कौन सा प्लांट ज्यादा वाटर यूज करेगा 1 ग्राम शुगर बनाने के लिए? अगर हम 1 ग्राम शुगर की बात करते हैं, कौन सा प्लांट ज़्यादा वाटर यूज करेगा, C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैन प्लांट? हाँ जी बताइए। जो कैन प्लांट है वो तो बच्चे डेजर्ट प्लांट है, और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो तो वाटर बहुत कम यूज करते हैं ना, क्योंकि वो तो स्टोमेटा ही रात को ओपन करते हैं, ऐसे ही है। बोलिए बच्चे। तो कैन प्लांट जो हैं उनकी ट्रांसपीरेशन रेशियो बहुत कम है, क्योंकि वो तो स्टोमेटा रात को ओपन करते हैं, तो रात को CO2 तो अंदर आ जाएगी, लेकिन वाटर तो वेपर की फॉर्म में बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि रात को तो ट्रांसपीरेशन होती नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे जो C3 प्लांट हैं उनकी ट्रांसपीरेशन रेशियो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 1 ग्राम शुगर बनाने के लिए कम से कम 500 ml वाटर यूज करते हैं, 500 ml के आसपास जो है वाटर यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम शुगर। अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं, अगर मैं C4 प्लांट की बात करूं, ये करते हैं 250 के आसपास, 250 से लेके 300 ml, और ये करते हैं 50 ml। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन रेशियो। तो ट्रांसपीरेशन रेशियो C3 प्लांट्स की हाईएस्ट होती है और C4 प्लांट कैन प्लांट की सबसे कम होती है, क्योंकि कैन प्लांट 1 ग्राम शुगर बनाने के लिए बहुत कम वाटर यूज करते हैं। इसका मतलब जो कैन प्लांट हैं उनकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो क्या है जी, लो है या हाई है? कैन प्लांट कम पानी यूज करते हैं, उतनी 1 ग्राम शुगर C3 प्लांट बना रहा है, 1 ग्राम शुगर C4 प्लांट बना रहा है, 1 ग्राम शुगर कैन प्लांट बना रहा है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? कैन प्लांट की होगी ना, क्योंकि जो वाटर को एफिशिएंटली यूज करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी। तो जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो कैन प्लांट की मैक्सिमम है, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन रेशियो है वो मिनिमम है, क्योंकि ये दोनों, यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ट्रांसपीरेशन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर यूज एफिशिएंसी। समझ गए जी? तो ट्रांसपीरेशन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर यूज एफिशिएंसी। तो अब आपको बात क्लियर होगी कि जो वाटर ट्रांसपीरेशन रेशियो है वो C3 प्लांट की ज़्यादा है, C4 की कम है, कैन की सबसे ज़्यादा कम है। इसलिए जो कैन है वो वाटर को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी ट्रांसपीरेशन रेशियो कम है, बट उनकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है। तो जो हमने बात करी थी कि जो ट्रांसपीरेशन रेशियो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर यूज एफिशिएंसी। इसी वाटर यूज एफिशिएंसी को वोवन रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको कि वोवन रेशियो क्या होती है, व्हाट इज वोवन रेशियो, या बाउंड रेशियो भी इसको कह देते हैं कई बार, BOWN, व्हाट इज बाउंड रेशियो। तो ये जो प्लांट ट्रांसपीरेशन से वाटर को कम लॉस करता है तो उसकी बाउंड रेशियो मैक्सिमम है, यानी कि जो प्लांट वाटर को एफिशिएंटली यूज कर रहा है उसकी बाउंड रेशियो मैक्सिमम है। इसलिए आप ये भी लिख सकते हो कि ट्रांसपीरेशन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर यूज एफिशिएंसी, और आप ये भी लिख सकते हो कि ट्रांसपीरेशन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोवन रेशियो। एक ही बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाउंड रेशियो किसकी ज्यादा होती है तो वो कैन प्लांट्स की, तो बाउंड रेशियो का मतलब है वाटर यूज एफिशिएंसी, एक ही बात है। और अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपीरेशन रेशियो किसकी ज्यादा होती है, वो होती है C3 प्लांट की। तो यही बच्चे टॉपिक समझने वाला है। बाकी तो आपको पता है कि वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। बिना वाटर के तो प्लांट का कोई भी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है या कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो इसलिए जो वाटर है ये पहला फैक्टर है जो हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है।
ये लाइट रिएक्शन को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनते हैं उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा होते हैं? वाटर से तो पैदा होते हैं। वाटर इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, हमने बात की थी जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी। जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं CO2 प्लस वाटर कंबाइन करते हैं, फिर क्या बनते हैं? तो मतलब डार्क रिएक्शन में भी ये रोल प्ले कर रहा है, लाइट रिएक्शन में भी ये रोल प्ले कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर कि वाटर क्या है, ट्रांसलेशन रेशियो क्या होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, बोवन रेशियो क्या है। और इस MST में आपसे यही पूछा जाएगा कि बाउंड रेशियो किसकी क्या होती है, वो किसकी ज़्यादा है, C3 प्लांट की, C4 प्लांट की या कैंप प्लांट की, या ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होती है। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो मैंने आपको बता ही दिया था, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय द प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ शुगर। 1 ग्राम शुगर बनाने के लिए प्लांट कितना वाटर यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन रेशियो। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो इसमें फर्स्ट फैक्टर के अंदर? हाँ जी, दूसरा फैक्टर आता है फिर जो सेकंड फैक्टर अफेक्ट करता है, दैट इज CO2। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। और CO2 की कंसंट्रेशन आपको पता ही कितनी होती है एटमॉस्फेयर में? 0.03। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर। बच्चे किसी को भी नहीं आ रही, जहाँ सिर्फ नवजोत को प्रॉब्लम। तो सेकंड जो फैक्टर है जी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है जी, जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 0.03% CO2 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऑब्वियस ही बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी तब भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी किसी लिमिट से, देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप CO2 का लेवल लो कर दोगे, ये ऑप्टिमल कंसेंट्रेशन है, अगर आप 0.03 से कम कर दोगे तब भी आप देखोगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर पड़ेगा। अगर आप 0.03 से ऊपर कर दोगे, मैं 0.04 कंसेंट्रेशन कर दूं या 0.05 कर दूं, तब क्या होगा? क्या CO2 के बढ़ने से जो फोटोसिंथेसिस वो बढ़ जाएगी? क्या ऐसा होगा कि अगर मैं एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल हाई कर दूं, क्योंकि CO2 तो जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, तो मुझे अब ये बात बताइए, अगर मैं CO2 का लेवल हाई कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04 0.05 कर रहा हूँ, तो क्या आपकी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी या कम होगी या कुछ भी नहीं होगा? बताइए। अगर मैं CO2 का अमाउंट हाई कर दूं तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़ेगी सर। ऐसा नहीं होता बच्चे। जब CO2 की कंसंट्रेशन, दिस इज द ऑप्टिमल कंसंट्रेशन, अगर आप उस कंसंट्रेशन से नीचे जाओगे, CO2 का लेवल कम करोगे, तब भी आप देखोगे फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। अगर आप ज्यादा करोगे तब भी कम हो जाएगी। ज्यादा करने से क्या होता है? तो CO2 बच्चे एक प्लूटेंट के तौर पर रिएक्ट करता है। जब CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती है तो ये जो स्टोमेटा हैं वो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जब CO2 का अमाउंट बढ़ता है एटमॉस्फेयर में तो एक स्ट्रेस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, उसकी वजह से प्लांट अपने स्टोमेटा बंद कर लेता है। तो इसलिए ना तो CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। देयर शुड बी एन ऑप्टिमल कंसंट्रेशन, एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए CO2 की, फिर ही आपकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो थोड़ी सी मैक्सिमम आपको मिल सकती है। एक बार और बताइए मुझे, कौन से प्लांट को CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए? C3 प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए या C4 प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए? हाँ जी, एक C3 प्लांट है मेरे पास, एक C4 प्लांट है, तो इनमें से कौन से प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 हाई चाहिए, CO2 का लेवल थोड़ा सा हाई चाहिए? C3 को चाहिए या C4 को? जी बताइए। बोलो बच्चों, C3 प्लांट को CO2 ज्यादा चाहिए या C4 को? हम पढ़ चुके हैं जी पीछे। हाँ जी, C3 प्लांट में जो मेन एंजाइम है वो कौन है? रुबिस्को। और C4 में मेन कौन है? हालांकि रुबिस्को भी है लेकिन जो डीलर है वो कौन है? पैप्टेज। तो क्योंकि जहां पे रुबिस्को है तो जहां पे ये ऑक्सीजन भी उठा सकता है, ये CO2 भी उठा सकता है, तो जहां पे तो कंपटीशन है CO2 का ऑक्सीजन के साथ, है ना? तो इसलिए CO2 अगर हाई होगी, अगर CO2 हाई होगी तभी वो कंपीट कर पाएगी ना ऑक्सीजन के साथ।
यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे अकेली CO2 ही है। हालांकि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, पर जो ऑक्सीजन है पैकेज तो उसके साथ बॉन्ड ही नहीं करता, तो जहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए इसको CO2 कम चाहिए। C4 प्लांट्स को थोड़ी सी भी CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कर लेते हैं अपने। लेकिन C3 प्लांट में विस्को एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन चलता है, तो कंपटीशन में तो सीधी सी बात है जो ज्यादा होगा अमाउंट में वो जीत जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी, CO2 ज्यादा होगी तो CO2 बाइंड करेगी। इसलिए C3 प्लांट को CO2 का अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C2 साइकिल, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन की वजह से जो साइकिल चलता है वो C2 साइकिल है। तो C2 क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, तो हमें पता है कि जो C3 प्लांट है वहां पे C2 साइकिल चलता है साथ में, तो इसलिए C2 साइकिल को नलीफाई करने के लिए C3 प्लांट को CO2 हाई चाहिए होती है। लेकिन जहां पे अगर CO2 लो भी है, अगर लो CO2 भी है, तब भी आप देखोगे C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि C4 प्लांट, तो इसलिए हम एक बात करेंगे अभी एक पॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, कि व्हाट इज CO2 कंपनसेशन पॉइंट। इस पे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, व्हाट इज CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट किसको कहा जाता है, इस पे क्वेश्चन आपको आना ही आना है 1 नंबर में MST के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता क्या है, और CO2 कंपनसेशन पॉइंट किस प्लांट का ज्यादा होगा, C3 का ज्यादा होगा, C4 का ज्यादा होगा या किसका। तो मतलब ये वो पॉइंट है CO2 की कंसंट्रेशन का। नॉर्मली हम क्या देखते हैं बच्चे, सपोज मेरे पास 0.03% CO2 है, हमारे पास इतनी CO2 है। नॉर्मली प्लांट क्या करते हैं ना दिन में, तो दिन में वो दोनों काम करते हैं, रात में जो रेस्पिरेशन है वो तो करनी जाती है, प्लांट ने सांस तो लेनी है 24 घंटे, तो रेस्पिरेशन तो थ्रू आउट द डे चलती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस डे एंड नाइट चलती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में चलती है। तो नॉर्मली प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस हाई करता है और रेस्पिरेशन कम करता है। आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एंटी प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। तो डे टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली प्लांट फोटोसिंथेसिस हाई रखेगा, रेस्पिरेशन कम रखेगा, फिर ही प्लांट का फायदा होगा ना कोई, क्योंकि दोनों एंटी प्रोसेस है, फिर कोई फूड बनेगा। अगर दोनों बराबर चलेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फिर तो कोई फायदा नहीं है। एक CO2 अंदर आया फोटोसिंथेसिस में और वही CO2 रेस्पिरेशन में बाहर चला गया। तो मतलब CO2 की कंसंट्रेशन का ऐसा पॉइंट जहां पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 होती है उसमें फोटोसिंथेसिस हाई होती है और रेस्पिरेशन लो। सपोज आप ये मान लो कि इस कंसंट्रेशन पे, अब कोई भी कंसंट्रेशन अज्यूम कर रहे हो कि इस कंसंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस हाई चल रही है और रेस्पिरेशन कम चल रही है। तो जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर आ जाते हैं तब हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा है इस कंसंट्रेशन में, रेस्पिरेशन कम है, तो ये तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब CO2 मैंने कम कर दी, 0.02% कर दी। तो पहले क्या था कि फोटोसिंथेसिस जहां पे चल रही थी, रेस्पिरेशन जहां पे चल रही थी, जैसे मैंने CO2 की कंसंट्रेशन कम की तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो गई। और अब ये मान लो कि इस कंसंट्रेशन पे, सपोज इस कंसंट्रेशन पे जो फोटोसिंथेसिस थी, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थी वो इक्वल होगी रेस्पिरेशन की। तो मैं इस पॉइंट को बोलूंगा कि दिस इज द CO2 कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन का वो पॉइंट जहां पे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की इक्वल हो जाती है, दैट इज नोन एज CO2 कंपनसेशन पॉइंट। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, प्लांट की स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो जी बात। व्हाट इज CO2 कंपनसेशन पॉइंट, द पॉइंट इन CO2 कंसंट्रेशन एट विच फोटोसिंथेसिस इज बैलेंस्ड बाय रेस्पिरेशन। यानी कि अब क्या हो रहा है, जब मैं प्लांट को इस कंसंट्रेशन पे रख रहा हूं CO2 की, तो एक CO2 अगर लीफ के अंदर जा रहा है, तो दिस इज लीफ, अगर एक CO2 अंदर जा रहा है तो वही CO2 बाहर भी जा रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर जाता है, रेस्पिरेशन में CO2 बाहर जाता है। तो अगर मैं
प्लांट को इतनी कंसंट्रेशन, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है, ये कोई फिक्स नहीं है वैल्यू, ये चेंज हो सकती है, लेकिन यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन का वो पॉइंट जहां पे अगर एक CO2 अंदर गया फोटोसिंथेसिस में, वही CO2 जो है वही CO2 बाहर चला गया, तो प्लांट का नेट गेन है वो तो जीरो हो गया ना। हाँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियरली आवाज नहीं आ रहा सर। तो मतलब बच्चों CO2 की कंसंट्रेशन का वो पॉइंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाती हैं उसको CO2 कंपनसेशन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है जी। तो आप ये मान लो, सपोज अगर हम किसी ग्राफ की मदद से समझें, सपोज इस तरफ हम ले रहे हैं रेट ऑफ photosynthesis and rate of respiration, और इस तरफ मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ 0.01%, 0.02%, 0.03%, तो इस तरफ आप ले लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो अगर हम इनको प्लॉट करेंगे तो मुझे दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन का। तो जब मैं 0.03% पे कर रहा हूँ CO2, तो मैं देख रहा हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हाई चल रही है, जो रेस्पिरेशन है वो लो चल रही है। तो जहाँ पे ये तो फिर CO2 कंपनसेशन पॉइंट नहीं हुआ ना, क्योंकि CO2 कंपनसेशन पॉइंट पे तो दोनों इक्वल होने चाहिए। जब मैंने CO2 को थोड़ा सा कम कर दिया या थोड़ा सा हाई कर दिया, तो मैं एक बार कम करके देखता हूँ, फिर मैंने देखा जी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इस रेट पे चल रही है और जो रेस्पिरेशन है वो भी इसी रेट पे चल रही है। जब मैंने और कम की तो मैंने देखा फोटोसिंथेसिस बिल्कुल कम चल रही है, जो रेस्पिरेशन है वो हाई चल रही है। तो ये तीन रिजल्ट आ गए मेरे पास। तो कौन सा CO2 कंपनसेशन पॉइंट है? क्या जे कंसंट्रेशन CO2 की CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, या ये वाली या ये वाली? तो ऑब्वियस ही बात है जो सेकंड है, दिस इज दिस CO2 कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि इस कंसंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। तो इस ग्राफ से आपको आइडिया हो गया कि व्हाट इज CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। ये तो होगा डेफिनेशन जो इस पे आती है। अब कौन से प्लांट का CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है? C3 प्लांट का, C4 प्लांट का, या CAM प्लांट का? हाँ जी, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको CO2 ज्यादा चाहिए, जिसका CO2 कंपनसेशन पॉइंट थोड़ा लेट आएगा? तो लेट इसीलिए आएगा क्योंकि उसको CO2 ज्यादा चाहिए। तो अब देखोगे जी जो C3 प्लांट हैं इनका CO2 कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू C4। और हमें पता है C4 में तो C2 साइकिल चलते नहीं, इनको तो बिल्कुल थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमम करने के लिए। लेकिन इन प्लांट में कंपटीशन चलता है C3 प्लांट में CO2 और ऑक्सीजन के बीच, इसलिए CO2 को हाई रखना पड़ेगा। इसलिए CO2 थोड़ा हाई चाहिए, ज्यादा चाहिए, तभी जाके जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर पाएगी। मतलब लो कंसंट्रेशन पे CO2 के अब देखोगे C3 प्लांट के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रेस्पिरेशन हाई चलती है, फोटोसिंथेसिस कम। तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करनी होगी उनको बैलेंस करने के लिए, इसलिए CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट का मैक्सिमम होता है, C4 प्लांट का उनसे कम होता है, CAM प्लांट का सबसे कम होता है। तो इस तरीके से बच्चे जो CO2 है वो अफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अगर आप CO2 कम कर दोगे तब भी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट पड़ेगा, CO2 ज्यादा कर दोगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आपको CO2 की चाहिए जो फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमम करती है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है जी, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे, CO2 कंपनसेशन पॉइंट कौन से प्लांट का मैक्सिमम होता है? तो C3 प्लांट का ज्यादा है, CAM प्लांट का सबसे कम है। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है लाइट। तो लाइट के बिना भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन वो तो डिपेंड ही लाइट पे करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस फूड तभी बनेगा अगर आपके सेल में ATP प्रेजेंट है। अगर ATP वगैरह बनते हैं प्लांट में तभी उसका फूड जो है वो बन सकता है। तो लाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट भी फिर हमने बात की, लाइट तो बहुत टाइप की है। जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल लाइट उसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। फिर विजिबल में भी 7 है। तो ऑब्वियस बात है जो लाइट की वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है।
अगर आप लाइट 400 वेवलेंथ की दे रहे हो, यानी कि वी टू डी जिसको हम कहते हैं, तो लाइट की वेवलेंथ भी डिपेंड करता है ना। जो रेड लाइट है उसकी 680 वेवलेंथ है, जो स्टार्टिंग होती है वायलेट से उसकी 400 वेवलेंथ है। तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ फोटोसेंसी वेरी करती जाएगी। तो इसका मतलब लाइट पे डिपेंड करती है। अगर लाइट है ही नहीं तो फोटोसेंसी हो नहीं सकती। अगर लाइट है तो फिर डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी वेवलेंथ की मिल रही है प्लांट को, 400 की मिल रही है, 430 की मिल रही है, या 500 के आसपास की मिल रही है, या उससे ज़्यादा मिल रही है। तो हमें ये भी पता है कि ब्लू एंड रेड जहाँ पे फोटोसेंसी मैक्सिमम होती है, तो फोटोसेंसी जब हमने रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ा है तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया। तो ब्लू एंड रेड लाइट ऐसी हैं जिसमें फोटोसेंसी मैक्सिमम होती है, और ग्रीन लाइट में फोटोसेंसी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ग्रीन लाइट में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो लाइट है, लाइट की जो वेवलेंथ है, वो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है। तो मतलब डिपेंड करता है प्लांट को कौन सी लाइट दे रहे हो, ब्लू लाइट दे रहे हो, ग्रीन लाइट दे रहे हो, येलो दे रहे हो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे मैक्सिमम ब्लू एंड रेड में होती है, उनसे कम होती है ऑरेंज, येलो एंड इंडिगो वायलेट में, और ग्रीन में तो बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस जो है वो होती नहीं है। तो जैसे हमने बच्चे लाइट के बारे में पढ़ा है जी, कि लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की ज़्यादा होनी है फोटोसिंथेसिस या कम होनी है। उसी तरीके से लाइट कंपनसेशन पॉइंट भी होता है। लाइट कंपनसेशन पॉइंट, जैसे हमने CO2 कंपनसेशन पॉइंट पढ़ा, वैसे ही लाइट का कंपनसेशन पॉइंट भी आएगा ना। देखो एक तो वेवलेंथ ऐसी है, जैसे अभी हम बात ही कर लेते हैं। सपोज अगर मैं V2 की ओर को प्लॉट कर दूं, और मैं इसके अगेंस्ट प्लॉट करूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अगर हम प्लॉट करें, तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा कौन सा CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, 400 पॉइंट है या 680 है या बीच वाला है कोई। तो मुझे ये तो पता ही है कि जो रेड लाइट है इसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होने वाली है, और इसमें रेस्पिरेशन तो प्लांट में नॉर्मली करनी है, तो रेस्पिरेशन कम है। तो उसका मतलब जो मुझे ये तो क्लियर कि जो रेड लाइट है वो तो मेरा लाइट कंपनसेशन पॉइंट नहीं है। सेम ब्लू में मैंने आपको बताया था कि ब्लू लाइट में भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन कम होती है। तो ब्लू भी मेरा लाइट कंपनसेशन पॉइंट नहीं है। ग्रीन भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन में तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, लेकिन रेस्पिरेशन तो मैक्सिमम चल रही है। तो ये भी मेरा लाइट कंपनसेशन पॉइंट नहीं है, क्योंकि लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी का जहां पे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तो मुझे ये तो क्लियर होगा कि ब्लू, ग्रीन एंड रेड ये तो मेरे लाइट कंपनसेशन पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी रेस्पिरेशन कम होगी, जहां रेस्पिरेशन ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस कम होगी। तो बचते हैं ये येलो, ऑरेंज, इंडिगो, और कोई भी आप अज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल वायलेट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो इतनी चल रही है और रेस्पिरेशन भी इतनी ही चल रही है, तो मैं मानूंगा कि जो 400 वेवलेंथ की लाइट है, तो दिस इज माय लाइट कंपनसेशन पॉइंट। वो कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट एनवायरनमेंट के ऊपर। इंडिगो लाइट पे भी हो सकते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो वायलेट भी होंगे हमेशा, या इंडिगो भी होंगे, या येलो भी होंगे। किसी भी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी के कोई भी पॉइंट हो सकता है, पर वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक मुझे श्योरिटी है कि ब्लू में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, रेड में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, ग्रीन में बिल्कुल फोटोसिंथेसिस कम होती है। लेकिन इसके छोड़ के जो बाकी पॉइंट हैं, ऑरेंज, येलो, इंडिगो, वायलेट, जहां पे मैं कह सकता हूं कि बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाए, और वो पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी का जहां पे फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल्स टू रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज लाइट कंपनसेशन पॉइंट। और ये भी आप याद रखना, ये भी C3 प्लांट का मैक्सिमम होता है, फिर C4 प्लांट आते हैं और फिर कैम प्लांट आते हैं। तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट भी C3 प्लांट का मैक्सिमम है, CO2 कंपनसेशन पॉइंट भी C3 प्लांट का मैक्सिमम है। तो ये है, ये हमारा तीसरा फैक्टर कि लाइट कैसे इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। तो जब हमने एक रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ा था, वहां भी मैंने आपको बताया होगा कि लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपने देखा ही होगा जब हम रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ते हैं
यानी कि अगर मैं प्लॉट करूं विद योर टू ही और साथ में फार एंड लाइट भी दे दूं प्लांट को, तो इस तरफ मैं देखूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मैं मेरे पास एक इस तरीके से ग्राफ आता है। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब लाइट पे डिपेंड कर रही है ना फोटोसिंथेसिस, एक तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इतनी वेवलेंथ दे रहा हूं तो इतनी फोटोसिंथेसिस चल रही है, ब्लू वाली दे रहा हूं तो ज्यादा चल रही है, फिर ग्रीन में सबसे कम चल रही है, रेड में फिर मैक्सिमम चलती है फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में। लेकिन रेड लाइट के बाद अगर मैं फार रेड लाइट देता हूं, अगर मैं 700 वेवलेंथ की, अगर मैं तो प्लांट को 680 वेवलेंथ की लाइट दे रहा हूं तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम चल रही है। जैसे मैंने 680 से 700 कर दी वेवलेंथ लाइट की, तो फोटोसिंथेसिस शार्पली डिक्रीज कर गई। So the sharp decrease in the rate of photosynthesis in the far red region of the spectrum is known as red drop effect। तो ये भी तो लाइट के अंदर ही आता है कि लाइट कैसे जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है। तो लाइट ही तो मेन है जी, लाइट के बिना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल ही नहीं सकती, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। फिर लाइट में भी अगर लाइट प्रेजेंट भी है तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है उसके ऊपर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चे डिपेंड कर रही है। आपके सामने ही है, वायलेट में कितनी चल रही है, इंडिगो में कितनी है, ब्लू में कितनी है, ग्रीन में कितनी है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि लाइट कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है। लास्ट आता है जी फिर हमारे पास, तो वाटर हो गया, CO2 होगी, लाइट होगी, इसके अलावा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी जो है वो बच्चे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर टेम्परेचर बहुत लो हो गया, कोल्ड हो गया टेम्परेचर, ठंड ज्यादा बढ़ गई, तो क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है, खासकर जो टेम्परेचर है वो डार्क रिएक्शन को ज्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स काम करते हैं, बहुत सारे एंजाइम, 2-4 तो आप नाम भी जानते हो, रुबिस्को है, पेप्टेज है। तो टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, लेकिन डार्क रिएक्शन वाला जो स्टेप है उसको ज्यादा अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में ज्यादातर एंजाइम रोल प्ले करते हैं, और आपको पता है जो एंजाइम है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। तो अगर सूटेबल टेम्परेचर है 25 से लेके 40 डिग्री के बीच में, तो ये तो आइडियल टेम्परेचर है फॉर एंजाइम की वर्किंग के लिए। अगर इतने टेम्परेचर के बीच में प्लांट कोई है तो उसके एंजाइम बहुत अच्छा काम करेंगे, और अगर एंजाइम अच्छा काम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी प्लांट। लेकिन अगर ठंड होगी या गर्मी होगी, टेम्परेचर जो है वो 5 से 10 डिग्री के बीच में आ गया, सर्दियों में जो आ जाता है, और गर्मियों में 45 डिग्री से प्लस चला गया, 45 डिग्री प्लस, तो जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी ही कम हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे एंजाइम प्रॉपर काम ही नहीं कर पाते। और अगर एंजाइम ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, क्योंकि रुबिस्को काम नहीं करेगा प्रॉपरली, पेप्टेज काम नहीं करेगा, या और भी बड़े सारे एंजाइम C3 साइकिल C4 साइकिल में यूज होते हैं। ठीक है जी, और अगर वो एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ से हाई हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर, एक तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डायरेक्ट कंट्रोल में होती है उसके, तो अगर तो टेम्परेचर आइडियल है 25 से 40 डिग्री के बीच में है, तब तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि सभी एंजाइम प्रॉपरली काम करेंगे। और अगर वो कम हो गया टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब जब सभी एंजाइम है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, इसलिए टेम्परेचर एक तो इस तरीके से भी इफेक्ट करता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर हाई या लो हो जाए, यानी कि थोड़ी सी स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, ये तो आइडियल कंडीशन है ग्रो करने के लिए। अगर टेम्परेचर 40 प्लस चला जाए, 50 के आसपास, और जहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाए, तो जो स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा भी तो बंद हो जाएंगे ना। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर स्टोमेटा भी तो बंद करेगा, क्योंकि जो प्लांट का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जैसे ही टेम्परेचर हाई हो गया तो ट्रांसमिशन से बचने के लिए प्लांट स्टोमेटा बंद करेगा, और अगर स्टोमेटा ही बंद हो गया तो CO2 कहाँ से अंदर आएगी, तो अगर CO2 अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब दो तरीके से जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो बच्चे जी हैं जी हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, तो वो आज हमने डिस्कस किए। यहीं पे आपका ये जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का वो ओवर हो जाता है जी। हमने फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप पढ़े, पहले लाइट रिएक्शन पढ़ा और फिर डार्क रिएक्शन पढ़ा,
लाइट रिएक्शन में हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और डार्क रिएक्शन में हमने पढ़े साइकिल्स, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। और आज हमने फिर डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो यहीं पे बच्चे ओवर हो जाता है आपका जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी रेस्पिरेशन क्या होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका क्या कंसेप्ट है।